तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देखेंगे अब कर्क लगन वालों के लिए जो अप्रैल का महीना है ये किस प्रकार से रहने वाला है। आपका ये चार्ट जो कर्क लगन का चार्ट है इसी तरीके से बनेगा जब भी हम अप्रैल का गोचर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको जो जो ग्रहों की स्थितियाँ नजर आ रही हैं इस गोचर में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं जो मंथ के मध्य में होंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो ग्रहों का गोचर है वो किस प्रकार से रहने वाला है और उसके बाद देखेंगे जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है ये किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर डाल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम गोचर में बात करें सूर्य की, तो सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद ये मेष राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर मीन राशि में है फिलहाल, मीन में अभी बुध वक्री हैं और 6 अप्रैल से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र खुद मीन राशि में ही है और 13 अप्रैल से ये भी मार्गी होने लग जाएंगे। मंगल का गोचर अभी कर्क राशि में होगा। 4 अप्रैल से मंगल ये कर्क में प्रवेश करेंगे जहां वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। बृहस्पति अभी वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं, हालांकि बहुत ही जल्दी बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होने वाला है और ये मिथुन में जाने वाले हैं। शनि अभी मीन राशि में आ चुके हैं तो शनि आपको मीन में देखने को मिलेंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को वृषभ राशि में आपको देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जहां राहु ऑलरेडी मीन में ही गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु और केतु जल्द ही अपनी राशियां बदलेंगे। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं आपको इस गोचर के अकॉर्डिंग क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। सबसे पहले आपके लग्नेश से ही स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा आपके 11वें भाव में स्थित है और ये यहाँ पे शुरुआत में लगभग 1-2 दिन के लिए ये स्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको कहीं ना कहीं से कुछ नया इनकम सोर्स मिल सकता है या आपका कोई फ्रेंड होगा जो आपकी सहायता कर सकता है। चंद्रमा यहाँ होने से आपकी जो इच्छाएं हैं धन या संपत्ति को लेकर वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेंगी और आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आएंगे। इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ है तो बेसिकली जो भी लोग कोई भी प्रकार से लॉटरी या सट्टा की तरफ आकर्षित होते हैं उनके लिए भी कुछ चांसेस बन सकते हैं। चंद्रमा फिर आपके लिए लगभग 3 या 4 तारीख के आसपास आपके 12th हाउस में प्रवेश करेंगे जहां आपके इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी के लिए चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होगी। चंद्रमा फिर यहाँ से प्रभाव डालेंगे 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जब प्रभाव डालेंगे चंद्रमा यहाँ पे इनकी स्थिति होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको डेली लाइफ को लेकर थोड़ा चिंतित बना सकते हैं। आपका डेली लाइफ में जो रूटीन है उसको मैनेज करने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत रह सकती है। कोई भी एक बहुत बड़ा फैसला जो आप अपने जीवन के लिए लेने जा रहे हैं वो इस दिन आप अवॉइड कर सकते हैं। चंद्रमा फिर आपके लगन में ही आ जाएंगे। लगन में आएंगे तो यहाँ मंगल ऑलरेडी नीच की स्थिति में आ चुके हैं और मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो हालांकि लगभग जो मंगल की स्थिति है वो लगभग चंद्रमा के गोचर के समय ही बनेगी, इसलिए यहाँ आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना होगा। साथ ही अपने रिश्तों को लेकर भी आपको एग्रेशन नहीं रखना होगा। यहाँ पे आपके निर्णय बहुत मैटर करेंगे जब भी चंद्रमा गोचर करेंगे, क्योंकि यहाँ से स्थित जो चंद्रमा है गोचर में वो आपको काफ़ी इमोशनल बनाएंगे और आपके रिश्तों में कुछ हद तक बैलेंस में लाने का काम करेंगे। इसलिए आप जहाँ जहाँ भी ये देख रहे हैं कि आपका विवाद हो रहा है किसी भी रिश्ते से, चाहे वो आपका पारिवारिक रिश्ता है, आपका किसी भी तरीके का रिश्ता अन्य रिश्ता है, तो उसको लेकर आपको यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा समस्या हो सकती है कभी कभी। लेकिन अब आप अपने आप को इमोशनली कितना ज़्यादा कंट्रोल में रख सकते हैं चंद्रमा के यहाँ होते हुए। चंद्रमा फिर आपके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे जहां इनकी स्थिति लगभग 7 या 8 तारीख के आसपास की बनेगी। 7 और 8 को एक बार फिर से चंद्रमा आपको कुछ नए अवसर दे सकते हैं आपके धन लाभ से जुड़े हुए मामलों में। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य को। सूर्य यहाँ आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और ये गोचर के साथ साथ सूर्य के साथ अन्य ग्रह भी रहेंगे। तो सूर्य 2nd लॉर्ड है। 2nd लॉर्ड होने की वजह से इस बात की बहुत हद तक संभावना कि जो भी लोग फॉरेन में सेटल हैं या किसी अदर स्टेट में सेटल हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा, वो अपनी फैमिली से कनेक्ट रह सकेंगे। साथ ही उनको कुछ टूर या कुछ लंबी दूरी की यात्रा करने को मिलेगी। ऐसा सूर्य आपके एग्रेशन में भी काफ़ी वृद्धि करेगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी तो आप काफ़ी कम्युनिकेटिव होंगे। साथ ही साथ आप कोई भी प्रकार का एफर्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए। तो आपके लिए एफर्ट करना और किसी भी काम को करना काफ़ी आसान होगा क्योंकि ऑलरेडी लगन में भी मंगल आपके गोचर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जितना कम एग्रेशन आप दिखाएं उतना अच्छा है और एनर्जी का अगर आप सही इस्तेमाल करें तो अपने कार्य क्षेत्र में और अपने प्रोफेशन वाइज आप कुछ भी कर सकते हैं। सूर्य यहाँ है तो बेसिकली परिवार के साथ कोई आप यात्रा को एंजॉय कर सकते हो। साथ ही अपने प्रोफेशनल पर्पज से या कैरियर पर्पज से कहीं लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हो। अब यहाँ सूर्य जो है वो फिर आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। इनका लगभग ये वाला जो गोचर रहेगा 14 अप्रैल के बाद ही होगा। तो 14 अप्रैल के बाद कैरियर को लेकर बहुत अच्छी स्थिति होगी जहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन यहाँ सूर्य के आने के बाद आपको धन लाभ के मामले में ज़्यादा बेटर अवसर देखने को मिलेंगे, पर यहाँ आपके बॉस और आपके कलीग्स के साथ कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं। यहाँ का सूर्य आपकी अपेक्षाएं आपके कैरियर से बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। वैसे भी आप चंद्रमा से संचालित हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे कैरियर वगैरह को लेकर।
ऐसा जो जातक होगा जिसके सूर्य यहाँ गोचर करेंगे वो अपने डोमेस्टिक मामलों पर भी सूर्य का प्रभाव देखेगा, साथ ही साथ पारिवारिक मामलों में भी आपको सूर्य काफ़ी ज़्यादा एक्टिव करेगा। तो यहाँ आने के बाद सूर्य कहीं ना कहीं कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर अवसर ला सकते हैं, साथ ही आपके जो परफॉर्मेंस है वो सुधरेगी आपके कार्य क्षेत्र में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट रह पाएंगे और अपना एक अच्छा नेम फेम देख पाएंगे। तो जो भी लोग अभी अभी शुरुआत की है अपने कैरियर की, उनको एक बहुत ही अच्छा अवसर यहाँ देखने को मिलेगा कैरियर के लिए। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं बुध को। बुध आपके थर्ड लॉर्ड हैं और साथ में आपके 12th लॉर्ड हैं। बुध का गोचर हो रहा है अभी 9th हाउस में। यहाँ आपको कुछ विदेश जाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बुध हालांकि यहाँ नीच की स्थिति में रहेंगे, लेकिन वो अपने मित्र शनि के साथ यहाँ रहेंगे, साथ ही साथ वो सूर्य के साथ भी यहाँ है और शुक्र के साथ भी हैं। तो यहाँ बुध उतना नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं देंगे। साथ ही बुध क्योंकि 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड होते हुए और क्योंकि राहु के साथ होते हुए आपका इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप कोई राइटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं या आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उन मामलों पर आप खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, या कुछ राइटिंग रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपको यहाँ सपोर्ट मिलेगा। अब जो बुध है यहाँ देखिए, बुध की जो स्थिति है फिलहाल वो वक्री कंडीशन में है। 6 अप्रैल से ये मार्गी हो जाएंगे। 6 अप्रैल के बाद से आपको आपके कैरियर में कुछ बहुत बेहतर अवसर देखने को मिलेंगे, साथ ही आपकी हायर स्टडीज़ को लेकर भी ये स्थिति बहुत बेटर होगी। बुध की यहाँ से फिर दृष्टि पड़ रही है अपने ही भाव पे, जहाँ वो आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाने का प्रयास करेंगे, साथ साथ में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी आपको प्रदान करेंगे। तो ये सब होगा बुध के मार्गी होने के बाद ही, लेकिन अभी आपको खुद ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अब जो बुध है उसके बाद ये मीन राशि में ही यहाँ गोचर करने वाले हैं मार्गी होने के बाद इस मंथ में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ शुक्र को। शुक्र 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने के साथ साथ वो आपके 11th लॉर्ड भी हैं। शुक्र का गोचर ऑलरेडी यहाँ मीन में ही हो रहा है। शुक्र उच्च की स्थिति में है और राहु उनको और ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसलिए शुक्र की स्थिति भी कुछ आपको वैसे ही है। अगर आपको फॉरेन से इनकम होती है, किसी अदर स्टेट से इनकम होती है, तो शुक्र आपके लिए घूमने फिरने के भी उतने ही अच्छे अवसर यहाँ लेके आते हैं। अब शुक्र 4th लॉर्ड है और वास्तव में वो कारक ग्रह भी हैं, तो कारक ग्रह यहाँ पर स्थित होंगे। तो हालांकि आपके वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, बाकी धन लग्जरी के मामले में आपकी स्थिति काफ़ी बेटर होगी। शुक्र का दृष्टि फिर यहाँ पड़ेगा आपके 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ेगा तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा होगा, आपके इमेजिनेशन के लिए अच्छा होगा, और जो स्पेशली आपकी शुक्र से रिलेटेड जो हॉबीज हैं या इनसे रिलेटेड जो आपकी क्रिएटिविटी है उसके लिए आप थोड़ा बेटर कर पाएंगे। शुक्र आपके 11th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड होने की वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे, बट आप अपने कम्युनिकेशन और अपने स्किल्स पे जितना ज़्यादा ध्यान दे सके उतना आपके लिए बेटर होगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में 5th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है। मंगल का गोचर हो रहा है आपके लगन में ही। तो लगन का जो मंगल होगा आपको आपकी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं देगा, संतान के प्रति आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी रहेगा, साथ ही साथ आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं होगा लगन में मंगल के होते हुए। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी प्रभावित होगा। मंगल का यहाँ से दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगा, तो पारिवारिक मामलों में आपका जो मंगल है आपको काफ़ी सीरियस करेगा। साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी वगैरह धन से रिलेटेड कोई फ़ायदा जो आपको आपकी फैमिली के दौरान हो सकता है या फैमिली के सपोर्ट की वजह से हो सकता है। यहाँ मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे, उस वजह से कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद अवश्य देखेंगे, क्योंकि यहाँ मंगल आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं अपनी फैमिली से। मंगल यहाँ क्योंकि 5th लॉर्ड है तो डिसीजन लेने के मामले में मंगल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, और वो आपके 10th लॉर्ड भी हैं। तो कैरियर में अब मंगल का बहुत मेजर रोल रहने वाला है। साथ ही मंगल का दृष्टि सप्तम पे है। सप्तम पे मंगल का दृष्टि अपने उच्च के भाव पे है। यहाँ पे मंगल दृष्टि डालेंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे, यहाँ नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। मंगल फिर दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में मंगल की काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। तो अष्टम भाव से रिलेटेड भी अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा प्रोफेशन जो अष्टम भाव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है, तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि मंगल ऑलरेडी 10th लॉर्ड भी है आपके चार्ट में। तो मंगल का थोड़ा सा जो एग्रेशन होगा वो इस मंथ में आपको जरूर संभालना होगा। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं गुरु के गोचर को। गुरु जो कि आपके 6th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है, अभी आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और अभी गुरु का थोड़े समय बाद ही गोचर चेंज होने वाला है। तो तब तक आपके जो भी जहाँ भी आपका पैसा अटका है, पैसा रुका है, उसको प्राप्त करने का अच्छा मौका होगा। आपकी कुछ नए इनकम सोर्सेज आपको यहाँ पे गुरु प्रदान करने वाले हैं। साथ ही कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके निर्णयों को लेकर भी और आपके मान सम्मान को लेकर भी गुरु काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन गुरु ऐसा ग्रह है जो वास्तव में 11th हाउस में बैठे, तो जब तक किसी को भी अपना पैसा उधार दे सकता है या कोई अन्य तरीके से जब तक किसी को सपोर्ट कर सकता है। इस
मामले में थोड़ा आपको अवेयर रहना होगा। गुरु यहाँ स्थित है तो बेसिकली आपका अगर कोई भी बिजनेस है, बिजनेस के मामले में ऐसा गुरु आपको ज़्यादा बेटर लाभ दे पाएगा। गुरु का दृष्टि फिर यहाँ से आपके थर्ड हाउस पे पड़ता है। थर्ड हाउस पे दृष्टि होने से ये आपके कम्युनिकेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, बेसिकली जो मार्केटिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन है और अदर भी जो आपकी स्किल्स हैं उनमें भी। यहाँ गुरु का दृष्टि है तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, जो भी जिनको भी पढ़ने लिखने में रुचि है, कुछ नया सीखने में रुचि है, उनके लिए गुरु का ये दृष्टि बेहद अच्छा काम करेगा। फिर गुरु का दृष्टि यहाँ से पंचम घर पे गुरु आपको दृष्टि डालें तो आपकी इनकम के लिए अच्छे रहेंगे और आपकी निर्णय क्षमता के लिए अच्छे रहेंगे। अब क्योंकि पंचमेश लगन में ही है तो यहाँ आपको मंगल को ही सिर्फ कंट्रोल करना होगा और अपने एग्रेशन को आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखना होगा मंगल के यहाँ होते हुए। बट गुरु का जो दृष्टि पड़ रहा है वो आपको हमेशा एक अच्छी प्रोटेक्शन लाता है, साथ ही साथ आपको स्टेबल भी करेगा निर्णय लेने के मामले में। इसके अलावा आपकी एजुकेशन और आपकी ओवरऑल थिंकिंग पे काफ़ी पॉजिटिव असर यहाँ गुरु डालेंगे। गुरु का दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगा तो पब्लिक डीलिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। हालांकि लगन में बैठा हुआ मंगल फिर भी आपके व्यवहार को काफ़ी प्रभावित करेगा, लेकिन मंगल का दृष्टि भी क्योंकि यहाँ पे है 7th हाउस पे तो थोड़ा सा ऑब्सेशन वो दे सकता है। बट यहाँ गुरु का दृष्टि पड़ने से आपके जो नेटवर्क के जो लोग हैं या आपसे जो भी लोग कॉन्टेक्ट में आएंगे वो आपका बेटर सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो गुरु का ऑलमोस्ट जो सारा का सारा गोचर है वो काफ़ी बेहतर रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे शनि को, तो शनि आपके 7th और 8th लॉर्ड हैं। इनकी स्थिति जो बन रही है वो मीन राशि में बन रही है, नवम भाव में। ये आपके विदेश जाने या विदेश सेटल होने के लिए कुछ अच्छी स्थितियों को लेकर आते हैं। यहाँ पे शनि मीन राशि में ऑलरेडी क्योंकि गोचर कर रहे हैं और अभी गुरु खुद ही आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, जहाँ पर वो 9th लॉर्ड होके आपके 12th हाउस में बैठे होंगे और आपके ये 6th लॉर्ड भी होंगे। तो जिन जातकों को भी कैरियर पर्पज से विदेश जाना है या अपनी मैरिज के बाद जिनको विदेश ट्रेवल करना है वो लोग जा सकते हैं। यहाँ शनि के होते हुए थोड़ी आपको मेहनत अवश्य करनी होगी अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन 12th हाउस का जो गुरु चला जाएगा बाद में आपके खर्चों को काफ़ी बढ़ाएगा। तो जो शनि का जो सपोर्ट है थोड़ा इधर से आपको कम ही रहेगा अर्निंग्स के मामले में, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो थोड़ा बहुत आपके लिए डिफिकल्ट होगा अर्निंग्स करना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हम यहाँ सभी ग्रहों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। राहु केतु के बारे में अभी हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, इनके बारे में ऑलरेडी काफ़ी बार पहले ही चर्चा हो चुकी है। अब हम देखेंगे कौन कौन से अच्छे दिन है आप लोगों के लिए और कौन कौन से आपके लिए खराब दिन आने वाले हैं इस मंथ में। सबसे पहले अगर अच्छे दिनों की बात की जाएगी तो 1, 2, फिर 5 से 9 तारीख तक, 13, 14 और 29 और 30 तारीख, ये दिन आपके लिए बहुत बेटर रहने वाले। अगर आपको कोई भी अपना बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक आपको कोई बड़ा काम करना है जो आपसे नहीं हो रहा, जो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट आपको नज़र आ रहा है, उन कार्यों को आप इन दिनों में अंजाम दे सकते हो। इसके अलावा अगर कौन कौन से अच्छे दिन के अलावा जो कौन कौन से खराब दिन है वो अगर हम देखें तो खराब दिनों में चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा, वैसे तो धनु में अपने मित्र के घर में ही होंगे यहाँ पर, लेकिन निश्चित तौर पे 18 और 19 को आपके ऊपर कुछ बड़ी जिम्मेदारियाँ रह सकती हैं, आपकी अर्निंग्स को लेके कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। 18 और 19 को जितना अच्छा आप अपना रूटीन बनाएंगे, जितना अच्छे से काम को मैनेज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके 8वें भाव में होगा एक्वेरियस में, तो ये 23 और 24 को होगा। इस दौरान आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है या आपके निर्णय की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। 23 और 24 को आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज बनने की संभावना रहेगी, लेकिन स्ट्रेस की फिर भी संभावना है। इसके साथ साथ पैसे को लेकर थोड़ा रिस्क भी रहेगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12th हाउस में होगा तो 3 और 4 तारीख को ये स्थिति बनेगी। 3 और 4 तारीख को आपको स्पेशली थोड़ा सा अवेयर रहना होगा अपने किसी बढ़ते हुए खर्चे के लिए भी, और साथ साथ में आपको अपने स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो 3 और 4 भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम यहाँ पे पूरा डिस्कशन फिलहाल कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।